वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। तो भाई आज मैं आप लोगों को सेकेंड सेमेस्टर की बीए प्रोग्राम की पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने वाला हूँ। आप लोगों की बुक का नाम है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। हिंदी में बोले तो भाई भारत सरकार और राजनीति। इस बुक को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और आपके पेपर से पहले जो है मैं आप लोगों को ऑलमोस्ट इतना पढ़ा दूंगा कि आप इजीली जो है पेपर लिख के आ सकते हो। तो भाई इसमें टोटल आप लोगों की 9 यूनिट्स है जिसमें आप लोगों को सारा भारत के सिस्टम के बारे में पढ़ाया गया है। तो अगर आप लोगों को सिलेबस वगैरह नहीं पता तो सिलेबस आप देख लीजिएगा। आप लोगों की स्क्रीन पे मैं स्क्रॉल डाउन जो है कर रहा हूँ सिलेबस वगैरह यहाँ पे। अब भाई आप लोगों की स्क्रीन पे मेरा इंस्टाग्राम का यूजर नेम भी आ रहा होगा। यहाँ पे मुझे फॉलो अप करके अपने डाउट्स वगैरह जो है सारे क्लियर अप कर सकते हैं। अदरवाइज अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए भी मेरे पास यहाँ पे आ सकते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहूंगा। अगर आप लोगों को ये नोट्स चाहिए तो भाई टेलीग्राम ग्रुप आप हमारा ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, और इस नोट्स का भी लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप इन नोट्स को जो है एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोगों को सारी वीडियोस और नोट्स जो है प्रोवाइड करा दी जाएगी सीक्वेंस वाइज। बात करते हैं अपने चैप्टर की। तो भाई हमारी यूनिट का ही नाम है भाई भारतीय संविधान, यानी कि इस पूरी यूनिट में हम भारत के संविधान के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत ईजी चीज है आप लोगों के लिए। चलिए भाई सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, एक छोटे से परिचय से स्टार्ट करते हैं। तो भाई संविधान क्या होता है? तो संविधान भाई एक ऐसा दस्तावेज है जिसके द्वारा किसी देश में शासन व्यवस्था चलाई जाती है। यानी कि एक ऐसा दस्तावेज है, एक पेपर है संविधान, एक बुक कह सकते हो आप, जिसके द्वारा क्या होता है किसी देश में भाई एक कानून व्यवस्था चलाई जाती है, पूरा शासन जो है किया जाता है उस देश में। क्यों? क्योंकि इस दस्तावेज में या बुक कह सकते हो आप, इसमें भाई उस देश के नियम कायदे कानून सब कुछ लिखा होता है। यहाँ तक कि सरकार की शक्तियां, सरकार के काम, सरकार के अधिकार और नागरिकों के मौलिक अधिकार, हर चीज A to Z जो है लिखी होती है। तो इसी वजह से भाई संविधान जो है एक दस्तावेज है या आप बुक कह सकते हो, जिसके द्वारा जो है किसी देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। एक विश्लेषक का दावा है भाई, यानी कि एक विद्वान, एक पढ़े लिखे इंसान का दावा है कि संविधान जो है ना वो एक जीवित पाठ है, क्योंकि भाई संविधान जो है वो देश की बदलती हुई आवश्यकताओं और स्थितियों के अनुसार भी बदलता रहता है। कहने का मतलब है भाई कि संविधान जो है, मान लो ये रहा भारत की स्थिति जो है और उसकी आवश्यकता के अनुसार भारत के संविधान में भी बहुत सारे जो है बदलाव हुए हैं, और ये बदलाव भाई बाहर के संविधानों में, सभी संविधानों में जो है होते रहते हैं। तो इसी वजह से एक विद्वान ने क्या बोला है कि भाई संविधान जो है वो एक जीवित दस्तावेज है, यानी कि इसमें जीवन है। और ये जीवन उसने किस बेसिस पे बोला है? क्योंकि भाई आपने साइंस में एक लॉ पढ़ा होगा कि जिस चीज में परिवर्तन होता है समझ लो उस चीज में जीवन जरूर होता है। इस वजह से इन्होंने संविधान को जीवित दस्तावेज बोला है। यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। भाई आप लोगों को पता ही होगा कि भाई भारत का जो संविधान है ये बनाया किसने? तो भाई ये संविधान सभा ने बनाया। सभा यानी कि आप बैठक बोल सकते हो। इसमें बहुत सारे लोग थे, इन सारे लोगों ने मिलकर जो है ये संविधान बनाया, पूरा प्रिपेयर करा है। अब इस सभा का चुनाव जो है वो 1946 में किया था कि इसमें कौन कौन से लोग जो है सभा में होने चाहिए, कौन कौन जो है संविधान बनाएगा। तो ये सारे लोगों ने फिर मिलकर जो है संविधान बनाया। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए ये जो संविधान सभा थी जिसने संविधान बनाया था, तो भाई इसकी पहली बैठक कब हुई थी? यानी कि सबसे पहले इन लोगों ने काम करना कब शुरू करा था? तो इसकी पहली बैठक हुई थी भाई आप लोगों की 9 दिसंबर 1946 को। ये सारी बातें भाई आप अपने जो है आंसर के इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो, जिससे आपका आंसर जो है बहुत अच्छा बन जाएगा। आप लोगों को ये भी नॉलेज होगी कि भाई इस संविधान सभा ने पूरा बना तो लिया संविधान को भारत के, लेकिन इसमें टाइम वगैरह कितना लगा? तो पूरा टाइम भाई आप लोगों का 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे भारत के संविधान को बनाने में। ये रेडी हो चुका था आप लोगों का 26 नवंबर 1949 को बन के पूरा रेडी हो चुका था। लेकिन इसे लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। तभी से हम जो है गणतंत्र दिवस बनाते आए हैं भारत में। ठीक है भाई। अब भाई जो भारत का संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन आज के टाइम पे लगभग 74-75 साल हो गए भारत को, और इसमें भाई 100 से ज्यादा जो है संविधान संशोधन हो चुके हैं अब तक। संशोधन का क्या मतलब है? यानी कि इसमें बदलाव हो चुके हैं 100 से ज्यादा 74 साल के अंदर अंदर। जबकि आप दूसरी तरफ अमेरिका या बाकी देशों के संविधान देखोगे तो उनमें भाई इतने ज्यादा बदलाव जो है नहीं हुए, इतने ज्यादा संशोधन जो है नहीं हुए, जबकि वो भारत के संविधान से भी बहुत ज्यादा पुराना है। अब भाई संविधान भी जो है वो 2 तरह के होते हैं। वो कैसे? एक होता है भाई लिखित संविधान और एक होता है अलिखित, जो लिखा हुआ नहीं होता। तो लिखित संविधान जो है, अगर आप लोगों से कोई पूछे कि भारत का संविधान कैसा है,
तो भाई भारत का लिखित संविधान है और सबसे बड़ा संविधान है। तो ये तो थी भाई सिर्फ बेसिक नॉलेज भारत के संविधान के बारे में, जो आई होप आप लोगों को समझ में आई गई होंगी और ऑलरेडी आप लोगों को बहुत सी बातें इनमें से पता ही होंगी। मेन जो आप लोगों का क्वेश्चन बनता है वो बनता है यहाँ से, आप लोगों से पेपर में पूछ लेता जाता है कि भाई भारत के संविधान की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले तो भाई आप लोगों को इंट्रोडक्शन ही देना है, जैसे कि मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करा है। फिर भाई आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारी विशेषताएं जो है बता देनी है। तो समझते हैं भाई हमारे भारत के संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहला भाई विशेषता ये आप लोगों को पता ही होगी कि भारत का भाई सबसे लंबा लिखित संविधान है। हमारा लिखित संविधान तो है ही है, लेकिन सबसे लंबा संविधान है भाई हमारा। विश्व में किसी भी देश का जो है इतना लंबा संविधान नहीं है जितना हमारा संविधान है। अब ये भाई इतना बड़ा लिखित संविधान कैसे बन गया हमारा, क्योंकि भाई जब इसे बनाया गया था तब भाई इसमें 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और इसके 22 जो है भाग थे। इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो ये एक संविधान एक बुक है, इस बुक के टोटल भाई कितने 22 पार्ट है, यानी कि ये बुक जो है 22 पार्ट में बनी है। आपने भाई पहले प्रीवियस क्लासेस में या क्लासेस में देखा होगा ना, एक बुक के भाई 2-3 पार्ट होते हैं, लेकिन संविधान हमारा इतना बड़ा है, इसके टोटल 22 पार्ट है, 22 भाग है। रही बात अनुसूची की, तो टोटल इसमें 8 चैप्टर आप बोल सकते हो और अनुच्छेद को आप टॉपिक्स जो है बोल सकते हो, यानी कि 395 टॉपिक्स है इसके अंदर। तो खुद सोचो भाई कितनी बड़ा संविधान है हमारा, यानी कि विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। और इसके पीछे रीजन यही है कि भाई इसमें जो है 395 अनुच्छेद है, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे जब इसे अपनाया गया था, यानी कि जब ये पहली बार आया था। लेकिन आज के टाइम पे देखेंगे तो ये सारी चीजें और ज्यादा बढ़ गई, और बढ़ के कितनी हो गई भाई, अनुच्छेद जो है आज के टाइम पे 448 के आसपास है। अनुसूची जो है आप लोगों की भाई 12 अनुसूची हो गई और भाग जो है अब आप लोगों के 25 भाग हो गए। तो इसी वजह से भाई भारत का जो है सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो ये एक हमारे संविधान की विशेषता थी। अगला है भाई हमारी विशेषता, हमारा सफलतम संविधान है। अब वो कैसे भाई, आप दुनिया में और देशों को भी देखोगे तो बहुत से संविधानों को क्या है दोबारा से क्रिएट करा गया है, लेकिन हमारा संविधान जो है जब से बना है तब से भाई इसमें बहुत सारे चेंजेस तो करे हैं हम लोगों ने, लेकिन इसे दोबारा कभी क्रिएट नहीं करा। ये वैसी का वैसी है, इसकी मूल संरचना जो है वैसी की वैसी है, बस समय के अकॉर्डिंग जो है हम थोड़े थोड़े बदलाव इसमें करते रहते हैं, संशोधन करते रहते हैं। तो ये भी एक हमारी जो संविधान की विशेषता है। अगली संविधान की विशेषता क्या है भाई हमारी, ना ज्यादा कठोर है हमारा संविधान और ना ही ज्यादा लचीला है। कहने का मतलब ये है कि भाई हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग भाई संविधान में संशोधन वगैरह तो कर सकते हैं, बदलाव तो कर सकते हैं, लेकिन बदलाव जो है अगर खुद सोचो इतनी आसानी से होने लगेंगे तो कोई भी मिसयूज कर लेगा भाई हमारे संविधान का। तो इतनी आसानी से भाई बदलाव भी नहीं होते हमारे संविधान में, बदलाव हो भी जाते हैं लेकिन आसानी से नहीं होते। तो यही सेंस है भाई, ना ज्यादा कठोर और ना ज्यादा लचीला है हमारा संविधान। अगली विशेषता है भाई हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों का जो है प्रावधान किया गया है, और ये मौलिक अधिकार जो है भाई लोगों के विकास के लिए बहुत जरूरी है, भारत के लोगों के विकास के लिए बहुत जरूरी है। इसके बारे में भाई आप लोगों को संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक में जो है मिल जाएगा लिखा हुआ, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। वैसे आप लोगों को मौलिक अधिकार के बारे में पता ही होगा कि भाई हमारे जो है वो मौलिक अधिकार कितने हैं, नहीं पता तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख रखा है। टोटल भाई आप लोगों के पहले 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, लेकिन अब टोटल सिर्फ 6 ही मौलिक अधिकार बचे हैं। जो 7वां अधिकार था मौलिक अधिकार, उसे भाई हटा दिया गया है 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत, और वो मौलिक अधिकार आप लोगों को संपत्ति का अधिकार था। तो अब बस ये 6 मौलिक अधिकार जो है बचे हैं हमारे। इसी टाइप से भाई अगली विशेषता जो है हमारी 5वीं विशेषता वो है मौलिक कर्तव्य। तो भाई संविधान में हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य भी लिखे हैं जिन्हें हम सभी नागरिकों को जो है फॉलो करना बहुत जरूरी है। लेकिन भाई इसे एक चीज और याद रखना, जो हमारा ओरिजिनल संविधान था, यानी कि जो सबसे पहला संविधान हमने बनाया था ना, जो लागू हुआ था हमारा 26 जनवरी 1950 को, उस टाइम पे भाई मौलिक कर्तव्य जैसी कुछ भी चीज नहीं थी हमारे संविधान में। ये बाद में भाई 1976 में जाके 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है जुड़ा है मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में। और 1976 में भाई आप लोगों के जो मौलिक कर्तव्य दिए गए थे संविधान में, वो टोटल 10 मौलिक कर्तव्य दिए गए थे, लेकिन भाई 2002 में
86वें संविधान संशोधन के तहत एक और मौलिक कर्तव्य बढ़ा दिए, यानी कि अब जो आप लोगों के मौलिक कर्तव्य हैं वो टोटल जो है 11 मौलिक कर्तव्य है, जिन्हें भाई भारत के सभी नागरिकों को जो है निभाना चाहिए अच्छे से। अब वो मौलिक कर्तव्य कौन से हैं, तो भाई उन सब की लिस्ट मैंने यहाँ पे दे दी है, इन्हें आप खुद से जो है पढ़ लीजिएगा। नोट्स वगैरह आप लोगों को लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आप लोगों को सब कुछ सीक्वेंस वाइज जो है देखने के लिए मिल जाएगा। बढ़ते हैं भाई अपना सिक्स्थ जो हमारी विशेषता है संविधान की, वो है भाई एकल नागरिकता। अब आप लोगों को ये तो पता है कि भाई भारत में बहुत तरीके के लोग रहते हैं, बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, बहुत सारे लिंग के लोग रहते हैं, जाति के लोग रहते हैं, बहुत सारी भाषाओं के लोग रहते हैं और बहुत सारी नस्ल के लोग रहते हैं। लेकिन भारत का संविधान सिर्फ भाई एकल नागरिकता का ही प्रोविजन जो है प्रोवाइड कराता है, यानी कि भारत के संविधान में एक ही नागरिकता की बात की गई है। भारत का नागरिक चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जगह पर रहता हो, किसी भी लिंग का हो, कोई भी भाषा बोलता हो, कोई भी नस्ल हो, उसकी कोई भी जाति हो, उसकी नागरिकता एक ही रहेगी, अलग अलग नागरिकता नहीं होगी। और नागरिकता का नाम क्या है भाई, हमारी भारतीय। हम बोलते हैं ना कि हम भारतीय हैं, तो ये हमारी नागरिकता है। भारत में रहने वाले सभी लोगों को भारतीय नागरिकता प्राप्त है। तो यही एकल नागरिकता का प्रावधान है हमारे संविधान में, जो हर किसी के संविधान में नहीं होता। ठीक है भाई। सातवां है भाई हमारा विशेषता, वो है भाई सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसे भी भाई आपने पढ़ा ही होगा अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी। इसका मतलब ये है कि भाई आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी लिंग के हो, अमीर हो या गरीब हो, या आप कहीं भी रहते हो भारत के अंदर, अगर आप भारत के नागरिक हो तो आप भाई अपना जो है वोट दे सकते हो, अगर आपकी उम्र जो है पूरी हो चुकी है। ये जो उम्र जो है वोट देने की वो 18 साल है, आप लोगों को पता ही होगा। पहले 21 साल हुआ करती थी, लेकिन अब जो है 18 साल इसे कर दी गई है। तो 18 साल की उम्र का कोई भी बंदा हो, चाहे वो भाई किसी उसकी कोई भी जाति हो, कोई भी लिंग हो, कोई भी धर्म हो, अमीर हो या गरीब हो या कुछ भी हो, बस नागरिक होना चाहिए भारत का, तो भाई वो अपना जो है वोट डाल सकता है। तो यही है हमारा भारत का सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जो हर किसी देश में नहीं होता। इस वजह से हमारी संविधान की एक विशेषता है। अगली विशेषता है भाई हमारे संविधान की धर्मनिरपेक्षता। अब मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं भाई भारत में जो है कई तरीके के धर्म है, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी बहुत सारे धर्म जो है भारत में छोटे मोटे और कई तरीके की जातियां हैं। तो इसलिए भाई भारत के संविधान में जो है धर्मनिरपेक्षता का प्रावधान जो है किया गया है, जिसका मतलब ये है कि भाई भारत का संविधान जो है वो किसी भी एक स्पेशल धर्म को जो है स्पेशल अधिकार नहीं देता, कुछ स्पेशल नहीं मानता। सभी धर्मों को इक्वली ट्रीट किया जाता है भारत में। ऐसा नहीं है कि किसी धर्म को विशेष अधिकार दे दिए, ऐसा कुछ भी नहीं है भारत में। और इस चीज का प्रावधान जो है आप लोगों को संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे एक चीज और जानने वाली है कि भाई धर्मनिरपेक्षता के बारे में पहले एक्सप्लेन तो था हमारे संविधान में, लेकिन धर्मनिरपेक्षता शब्द नहीं था, इसे कुछ और तरीके से बातों से लिखा हुआ था, लेकिन इस धर्मनिरपेक्षता शब्द का यूज नहीं किया गया था। लेकिन भाई 42वां संविधान संशोधन के तहत इस धर्मनिरपेक्षता शब्द को भी जोड़ दिया गया भारत के संविधान में और प्रस्तावना में भी जोड़ दिया गया। तो आई होप आप लोगों को धर्मनिरपेक्षता वाला भी जो है समझ में आ गया होगा। इसे आगे पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे कुछ और बातें लिख रखी है, ज्यादा खास नहीं है, आप खुद से पढ़ सकते हैं। बात करते हैं अगली विशेषता की, वो है भाई हमारी समाजवाद। तो भाई समाजवाद होता क्या, पहले तो ये समझो। देखो भाई समाज के जो गरीब लोग होते हैं, मजदूर लोग होते हैं, किसान लोग होते हैं, इन लोगों की भलाई के बारे में सोचना ही समाजवाद कहलाता है, आप एक तरीके से कह सकते हैं इन शॉर्ट में। तो भाई भारत में जो मूल भारत का संविधान था, यानी कि ओरिजिनल जो संविधान था भारत का, जब शुरू में लागू हुआ था, उस टाइम पे भाई भारत में समाजवाद नाम का कोई शब्द जो है नहीं था भारत के अंदर, लेकिन समाजवादी विचार जरूर जुड़े हुए थे भाई भारत में, यानी कि समाजवादी सिद्धांत जरूर जुड़े हुए थे। और वो आप लोगों के कहां पे जुड़े हुए थे भाई, भाग 74 में जुड़े हुए थे संविधान के, जिसमें भाई संविधान में समाज के गरीब लोग, पिछड़े हुए लोगों की स्थिति सुधारने के लिए बहुत सारी जो है प्रावधान किए गए थे, बहुत सारी व्यवस्था जो है की गई थी। फिर भाई जब इंदिरा गांधी की सरकार आई तो उन्होंने भाई क्या करा, 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में समाजवाद शब्द को भी जोड़ दिया हमारे संविधान में। तो ये भी भाई एक विशेषता है हमारे संविधान की। आई होप आप लोगों को समाजवाद का मतलब समझ में आ ही चुका होगा। बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट विशेषता की, वो है भाई हमारी संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था को भी मैं आप लोगों को फटाफट समझाता हूं। देखो भाई आप लोगों को पता ही होगा भारत में जो सरकार होती है वो कैसे होती है। मान लो सरकार ये रही, ठीक है, तो सरकार भाई भारत में 2 लेवल की होती है। एक होती है भाई केंद्र सरकार, जो पूरे देश की सरकार होती है, जिसमें हम
पीएम मुख्य होता है और आज के टाइम पे मोदी जी इस पोस्ट पे बैठे हुए हैं। दूसरी होती है भाई राज्य की सरकार, और हर राज्य की अलग अलग सरकार होती है जिनकी मुख्य जो पद होता है, मुख्य जो पोस्ट होती है वो होती है सीएम की, जिसमें हर राज्य में अलग अलग सीएम आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे दिल्ली की बात करें तो भाई आप लोगों के केजरीवाल जी हैं, यूपी की बात करें तो भाई आदित्य योगीनाथ जी हैं। तो इसी टाइप से अलग अलग राज्यों के अलग अलग सीएम होते हैं। तो यही चीज भाई भारत की जो सरकार की पावर है वो दो हाथों में बांट दी है, यानी कि दो स्तर पे बांट दी है। इसी को संघीय व्यवस्था जो है बोला जाता है। और ये चीज आगे चलकर भाई 3 स्तरों में हो गई थी। पहले तो सिर्फ 2 स्तर में थी, आगे चलकर ये टोटल 3 स्तर में हो गई। फिर आप लोगों को पता तीसरा स्तर कौन सा है भाई, स्थानीय स्तर। स्थानीय स्तर में भी भाई 2 सरकारें आती हैं। कौन सी? एक आती है आप लोगों की गांव वाली सरकार और एक आती है नगर वाली सरकार। गांव वाली सरकार इन द सेंस जिसे आप पंचायत वगैरह कहते हो ना, वो होती है गांव वाली सरकार। और नगर निगम जिसे आप कहते हो ये होती है हमारी शहर वाली सरकार। तो इस टाइप से भाई भारत की संघीय व्यवस्था जो है ये 3 स्तरीय हो चुकी है आज के टाइम पे, लेकिन शुरू में सिर्फ 2 स्तरीय थी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगी संघीय व्यवस्था। अब ये जो संघीय व्यवस्था है ना भाई, ये हमने भारत के संविधान में कनाडा के संविधान से जोड़ी है, यानी कि इसका प्रावधान कनाडा के संविधान को देखकर ही हमने किया है अपने संविधान में। और इसके बारे में भाई भारत की अनुसूची 7 में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। अब भाई सरकारों का क्या क्या काम होना चाहिए, इन तीनों सरकारों का क्या क्या काम होना चाहिए, 2 सरकारों का इनका क्या काम होना चाहिए, इसके लिए भाई भारत ने जो है सूची बना रखी है अपने संविधान में, जिन्हें हम भाई केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के नाम से जानते हैं। जो केंद्र सूची है इसमें भाई आप लोगों के जो पूरे देश की सरकार होती है केंद्र सरकार, जिसमें भाई पीएम पोस्ट होती है इंपॉर्टेंट, उसके उनके कामों के बारे में लिखा होता है केंद्र सूची में। और राज्य सूची में भाई जो सीएम के होते हैं, राज्य की सरकार होती है, उनके कामों के बारे में लिखा होता है। और समवर्ती सूची में कुछ ऐसे कामों के बारे में लिखा होता है जिन पे भाई सीएम और पीएम दोनों की सरकारें जो है मिलकर काम कर सकती हैं। बढ़ते हैं भाई अगली विशेषता की तरफ, वो है भाई हमारी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो भाई नीति निर्देशक तत्व होते क्या है, पहले तो आप ये समझ लीजिए। देखो भाई क्या है, जब संविधान बनाया जा रहा था तो संविधान सभा के एक सलाहकार हुआ करते थे जो थे हमारे BN राव। कौन थे भाई? BN राव। तो ये BN राव जो थे, इन्होंने सलाह दी संविधान सभा को कि भाई मौलिक अधिकार जो है हमारे वो 2 तरीके के होने चाहिए, जिसे भाई मौलिक अधिकार 1 के नाम से और मौलिक अधिकार 2 के नाम से जो है लिखा जाना चाहिए संविधान में। देखो भाई इनके विचार को मान तो लिया गया, लेकिन इस नाम से जो है बिल्कुल भी नहीं रखा गया इन चीजों को। मौलिक अधिकार आप जानते हो है, लेकिन जो मौलिक अधिकार 2 की भाई बात करी थी BN राव जी ने, उसको आज भाई हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व के नाम से जानते हैं भाई। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये क्या है। मैं थोड़ा और समझाने की कोशिश करता हूं। उस टाइम पे भाई संविधान सभा को ये लगा कि लोगों को कुछ ऐसे अधिकार होने चाहिए जो संविधान उन्हें देता हो और उनसे कोई और छीन नहीं सकता हो। तो उन सारे अधिकारों को इन्होंने रख दिया मौलिक अधिकारों में। और दूसरी तरफ भाई कुछ ऐसे भी अधिकार होंगे जो जगह और परिस्थिति के अनुसार लोगों को मिलने चाहिए, तो उन सारे अधिकारों को रख दिया राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, जिसके तहत क्या करते हैं भाई राज्य परिस्थिति और जगह के अकॉर्डिंग जो है लोगों को सुविधाएं या अधिकार जो है प्रोवाइड कराते हैं। आज के टाइम पे आप देखोगे बहुत से राज्यों में अलग अलग कानून आप देखने के लिए मिल सकते हैं, जैसे कि पर्यावरण से रिलेटेड अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून हो सकते हैं, शिक्षा वगैरह से रिलेटेड थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं, समारोह वगैरह से यानी कि पार्टी वगैरह कोई कर रहा हो उनसे रिलेटेड कानून वगैरह अलग हो सकते हैं। तो बहुत सारे जो कानून है, बहुत सारे जो अधिकार है जो राज्य स्तर पर ही अलग अलग होते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब इसके बारे में भाई हमारे संविधान में जो है वो भाग 4 में जो है लिखा गया और अनुच्छेद भाई 36 से 51 के बीच में लिखा हुआ है इन नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। और इसका प्रावधान भाई हमने कहां से लिया है? इसका प्रावधान हमने लिया है आयरलैंड के संविधान से। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। बाकी ये जो लिखा हुआ आप पढ़ लीजिएगा, इन्हें पढ़ने की भी वैसे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी मौका मिला तो कभी आप लोगों को इनको डीप में पढ़ाने की कोशिश करूंगा मैं। बढ़ते हैं भाई अपने 12th विशेषता की ओर, वो है भाई हमारी स्थानीय सरकार या स्वशासन। अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी पहले ऊपर संघीय व्यवस्था पढ़ाई थी, जिसमें मैंने बताया था सरकार जो है वो 2 स्तरीय थी, फिर जाके जो है तीसरे स्तर पे हो गई, जिसे हम कहते हैं स्थानीय सरकार या स्वशासन। तो ये वही विशेषता है भाई हमारी। और ये कब जुड़ी थी भाई? ये जुड़ी थी 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत। और ये स्थानीय सरकार के भाई जो सपना था वो हमारे महात्मा गांधी जी ने देखा था, क्योंकि महात्मा गांधी जी का मानना था कि अगर भाई भारत को विकास करना है, भारत का विकास करना है, तो सबसे पहले भारत के भाई
जो ग्रामीण लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, उनका विकास करना होगा। इस वजह से स्थानीय शासन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी भाई हमें जो है हर जगह की प्रॉब्लम के बारे में पता चल पाएगा। तो ये भी भाई एक हमारी विशेषता थी। आई होप आप लोगों को भाई सारी विशेषता समझ में आ गई होंगी। ये सारे कंटेंट जो है आप एज इट इज लिख सकते हो पेपर में, कोई दिक्कत नहीं होगी। टोटल 12 विशेषता मैंने आप लोगों को बताई है, और भी हमारे संविधान की विशेषता हो सकती है। कोई दिक्कत लगी हो तो भाई नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, वो है भाई हमारी आलोचना। यानी कि भाई कुछ लोगों ने संविधान की हमारी आलोचना भी करी है, बुराई करी है, तो वो सब पढ़ते हैं। और भाई इस चीज को भी आप जो है पेपर में ऐड जरूर करिएगा। अगर आप लोगों को संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो आंसर आप लोगों को एकदम बढ़िया हो जाएगा। चलो भाई पढ़ते हैं आलोचना। तो भाई पहली आलोचना ये है, जो आलोचना करने वाले लोग थे ना, उन्होंने तो ये बोला है कि भारत का संविधान है ना बहुत ज्यादा भीमकाय आकार का, यानी कि बहुत ही बड़ा संविधान है। और ये कहते हैं कि भाई इसमें पहले के टाइम पे 395 अनुच्छेद हुआ करते थे, और अब जो है भाई लगभग आपके 400 450 के आसपास जो है अनुच्छेद हो चुके हैं। तो ये और ज्यादा बड़ा हो गया है। अब ऐसे में आलोचक ये बोलते हैं, बुराई करने वाले लोग ये बोलते हैं कि भाई 230 वर्षों में भाई अमेरिका के संविधान में सिर्फ 29 बार संशोधन हुए हैं, लेकिन भारत के संविधान में 70 सालों में 100 से भी ज्यादा बदलाव हो चुके हैं, संशोधन हो चुके हैं। तो ऐसे करके भाई बुराई करते हैं, कंपेयर करते हैं कि भाई अगर भारत का संविधान इतना ही बढ़िया होता तो भाई इसमें इतने सारे बदलाव क्यों होते 70 सालों के अंदर अंदर, जबकि भाई जो अमेरिका का संविधान है उसे तो 230 साल हो गए और उसका सिर्फ बदलाव जो है, संशोधन जो है सिर्फ 29 बार ही हुआ है। तो ऐसे कंपेयर करके भाई बुराई करते हैं आलोचक। दूसरी क्या है भाई आलोचना, दूसरी आलोचना भाई आलोचक ये कह के कहते हैं कि भाई भारत का संविधान जो है ना वो एक उधार का थैला है। यानी कि भारत ने जो क्या करा है, भारत के संविधान में कुछ भी अपना नहीं है, बल्कि सब भारत के संविधान में अलग अलग देशों से लिया हुआ है। जैसे कि भाई कनाडा से मैंने आप लोगों को बताया था संघीय व्यवस्था ली थी, अमेरिका से बहुत सारी चीजें ली हैं, ब्रिटेन से ली है, और भी आयरलैंड वगैरह बहुत जगह से जो है भारत के संविधान में प्रावधान जो है लिए गए हैं। तो इस वजह से आलोचक ये कहते हैं कि भाई भारत के संविधान में कुछ भी ओरिजिनल नहीं है, सब जो है कॉपी करा है भारत ने। अगली आलोचना भाई क्या करते हैं आलोचक, वो ये कहते हैं कि भाई भारत का संविधान जो है ना वो बहुत ज्यादा विविधतापूर्ण है, यानी कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ये नहीं कि कम है, बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए इतना बड़ा हो चुका है भारत का संविधान। और बहुत ज्यादा जटिल भी है, यानी कि बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब इस विविधतापूर्ण और जटिलनेस के चलते हुए भाई भारत का संविधान अगर मान लो कोई नॉर्मल नागरिक पढ़ना चाहे और पढ़ने के समझना चाहे तो वो नहीं समझ पाएगा, क्योंकि भाई उससे ये इतनी सारी चीजें नहीं समझ में आएंगी। इतनी सारी जो चीजें भर दी है भारत के संविधान में, या इतना मुश्किल है संविधान, इतना मुश्किल बना दिया भर भर के, तो एक आम नागरिक को भारत का संविधान इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा। तो ये ऐसे करके बुराई करते हैं आलोचक। अगली आलोचना क्या है भाई, अगली आलोचना आलोचक ये कहकर करते हैं कि भाई भारत के संविधान में जो चीजें हैं ना, भारत के संविधान में बहुत सारे कायदे कानून नियम वगैरह ऐसे हैं जो 1935 में जो भारत सरकार अधिनियम बनाया गया था उसमें से सेम टू सेम कॉपी कर लिया गया। और उस टाइम पे आप लोगों को पता है भाई अंग्रेज थे, और अंग्रेजों के तहत ये चीज जो है की गई थी, भारत में कुछ कानून नियम वगैरह जो है बनाए गए थे 1935 में। आलोचना करने वाले लोग कहते हैं कि भाई भारत ने सेम टू सेम चीजें जो है बहुत सी कॉपी कर ली 1935 के अधिनियम से ही। तो बस भाई यही सारी आलोचना करी है, इसके अलावा और भी बहुत सी आलोचना हो सकती है, बट आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट थी, इतनी ही इनफ है पेपर की दृष्टि से। तो भाई यहाँ पे जो है आप लोगों का चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आप लोगों को हर एक चीज जो है डीप में अच्छे से समझ में आ गई होंगी। बहुत जल्दी आप लोगों को सारे चैप्टर जो है करा दूंगा। कोई दिक्कत लगे हो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, और टीचिंग में कोई दिक्कत हो तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि उसे नेक्स्ट टाइम इंप्रूव कर सकूं। और अगर टीचिंग बढ़िया लगे तो प्लीज एक लाइक और प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाना मुझे मोटिवेट करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।